नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। दोस्तों, आज की ये वीडियो है हमारी नेट की इकाई 5 हिंदी कविता, जिसके अंतर्गत ये हम आज कविता बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी की परिवर्तन प्रथम रश्मि। इन दो कविताओं का सारांश हम आपको बताएंगे, जो कि आज हमारे ये के सिलेबस में लगी हुई हैं। और सबसे पहले हम आपको परिचय कराएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। तो दोस्तों, छायावादी की बृहत्तरी में प्रसाद निराला के साथ पंत जी की गणना की जाती है और इनका जन्म कोसानी नामक गांव में 20 मई 1890 को हुआ था। ये प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं और प्रकृति का कवि भी इनको कहा जाता है दोस्तों। और इन्होंने अधिकांश प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण किया है और ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। उनके काव्य को आलोचकों ने निम्नलिखित चरणों में दोस्तों बांटा है, जो कि इस प्रकार है: छायावादी, प्रकृतिवादी, अंतश्च चेतनावादी यानी कि अरविंद दर्शन का प्रभाव, और नवमानवतावादी। सबसे पहले चर्चा करेंगे दोस्तों छायावादी काव्य के बारे में। छायावादी काव्य पंत जी की काव्य रचना का प्रथम चरण है, जिससे कि छायावाद की युग की रचना उसमें सम्मिलित है, जो इस प्रकार हैं दोस्तों। नंबर 1 उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1926, गुंजर 1932 और ज्योत्सना। ये रचनाएं छायावादी युग की हैं दोस्तों उनकी। और पल्लव जो उनकी रचना है दोस्तों, ये कवि प्रकृति में तारतम्य स्थापित करता है और आध्यात्मिक और आकृष्ट होता है। पल्लव की भूमिका को छायावादी का मैनिफेस्टो कहा जाता है और ये इनकी छायावादी प्रतिनिधि रचना कही जाती है। गुंजन की बात करते हैं दोस्तों। गुंजन में कवि का जगजीवन के विस्तृत क्षेत्र में पर्यावरण करता है, और यानी कवि पंत जो है कल्पना लोक को छोड़कर यथार्थ की भूमि पर आ जाते हैं और यहीं से उनके काव्य में प्रगतिवाद के आगमन की सूचना भी मिलती है। और ज्योत्सना है दोस्तों, नाट्य शैली में लिखित काव्य रचना है जिसका विषय वस्तु जो छायावादी है, वस्तुतः उनके जीवन संबंधी विचारों की कुंजी ज्योत्सना में आपको देखने को मिलेगी। और दूसरा प्रकार है दोस्तों उनका प्रगतिवादी काव्य। प्रगतिवादी काव्य की अगर हम चर्चा करते हैं तो उसमें पंत जी की काव्य रचना का द्वितीय चरण प्रगतिवादी काव्य युग है और इस काल के अंतर्गत निम्न 3 रचनाएं उनकी मुख्यतः सम्मिलित हैं, जो कि नंबर 1 है युगांत, इसमें धरती के गीत हैं। दूसरा है युगवाणी, इसमें कवि का प्रगतिवाद स्वरमुखरित हुआ है और वह मानव जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करने लगते हैं। और तीसरी है दोस्तों ग्राम्य। ग्राम्य में कवि भारत की आत्मा और गांव का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये इसकी विषय वस्तु है दोस्तों ग्राम्य की। अब उनका तीसरा चरण है दोस्तों अंतश्च चेतनावादी काव्य। अंतश्च चेतनावादी काव्य में पंत जी के काव्य का तीसरा चरण का काव्य है और इस युग की रचना जो है अरविंद दर्शन के प्रभाव पर पड़ा और इसी क्रम में उन्होंने 2 प्रमुख रचनाएं लिखी, एक स्वर्ण किरण व स्वर्ण धूलि। इन दोनों काव्य संकलनों में अंतश्च चेतना से प्रभावित कविताएं हैं। अरविंद दर्शन में भौतिकवाद और आध्यात्मवाद या का समन्वय किया गया है। कवि ने बुद्धिवाद का विरोध किया है और त्याग, तपस्या, संयम, श्रद्धा, विश्वास, ईश्वर प्रेम भावना को अपनाने पर बल दिया है। और चौथा उनका दोस्तों का रचना का चरण है नवमानवतावादी काव्य, जो कि पंत जी काव्य का चतुर्थ चरण है। और इस युग की जो उनकी रचना है वो इस प्रकार है: उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964, चिदम्बरा और अभिषेकता और समाधिका, ये कुछ और अन्य उनकी रचना है नवमानवतावादी काव्य के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये रहा उनका काव्य का वर्णन। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और हम आपको बता देते हैं दोस्तों। जैसे पंत जी को चिदम्बरा के लिए वर्ष 1968 में भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उत्तरा से लेकर अभिषेकता तक उनकी सभी रचनाएं मानवता को उन्नत बनाने के लिए दिए गए संदेशों से युक्त है। पंत जी ने विश्व बंधुत्व एवं लोक कल्याण की भावना पर विशेष बल दिया है। तो दोस्तों ये उनकी काव्य साहित्यिक परिचय हुआ दोस्तों उनकी काव्य रचनाओं का। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। वो है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार
पंत जी के बारे में क्या वर्णन दिया है उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में। दोस्तों ये सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ सब हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक से लिए गए हैं। मैंने एक एक पद, एक एक कथन। पंत जी की रहस्य भावना प्राय स्वाभाविक ही रही, बाद का सांप्रदायिक स्वरूप उनके शायद ही कहीं ग्रहण किया हो। उनकी जो एक बड़ी विशेषता है प्रकृति के सुकुमार रूपों की आह्लादमयी अनुभूति। ठीक है दोस्तों, यह है कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है पंत जी के लिए। और दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, दसियों बार, एक बार फिर बताना चाहूँगा कि हम शुक्ल जी को कैसे पहचानेंगे कि शुक्ल जी का कथन है। वो पहचानने का तरीका, एक बड़ी विशेषता इस प्रकार के जो उनकी भाषा का रूप है दोस्तों, वो शुक्ल जी का है। उनको देखने से हमें पता चल जाता है। वीणा के उपरांत ग्रंथि है असफल प्रेम की, और एक छोटे से प्रेम प्रसंग का आधार लेकर युवक कवि ने प्रेम की आनंद भूमि में प्रवेश कर चिर विषाद के गर्त में पतन दिखाया है। यह भी कथन शुक्ल जी का है। आगे है, सारे कथन शुक्ल जी के हैं। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रदर्शन है। इसमें चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक वैचित्र्य, अप्रस्तुत विधान इत्यादि की विशेषता प्रचुर परिणाम में भरी हुई है। वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत से मिलते हैं। जिस प्रकार भावों का या मनोवृत्तियों का स्वरूप बाह्य वस्तुओं के सामने लाया जाता है, उसी प्रकार कभी कभी बाह्य वस्तुओं के सामने के लिए अभ्यंतर भावों का मनोव्यापारों की ओर संकेत किया जाता है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पंत जी की काव्य रचनाओं के लिए। पल्लव के भीतर उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन, बादल आदि रचनाएं देखने में पता चलता है कि यदि छायावाद के नाम से एक बाद न चल गया होता तो पंत जी स्वच्छंदता के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग यानी टू रोमांटिज्म पर ही चलते। यह कथन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, और कई बार आ भी चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्हें प्रकृति की ओर सीधे आकर्षित होने वाला, उनके खुले और चिंतन रूपों के बीच खुलने वाला हृदय प्राप्त था। छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय में रंग रूप पकड़ा है। पल्लव, उच्छावर, आंसू में हम इस मनोहर खंड की प्रेमार्दी स्मृति पाते हैं। दोस्तों सब कथन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रामचंद्र शुक्ल जी के। कलावाद के प्रभाव से जिन सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव रहा है, और उन्होंने कई रूप में कई स्थानों पर सौंदर्य चयन का उनके जीवन की साधना कहा है। पंत जी की स्वाभाविक रहस्य भावनाओं को प्रसाद और महादेव जी की सांप्रदायिक रहस्य भावना से भिन्न समझना चाहिए। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। गुंजन ने हम कवि का जीवन क्षेत्र के भीतर प्रवेश ही नहीं करते, अपितु उनकी काव्य शैली को अधिक संयत और व्यवस्थित पाते हैं। पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है, और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में वो समाजवाद की बातें करते हैं, तो वहीं व्यक्तिवाद साधना के लिए गांधीवाद की बात है, यानी कि स्वयं के लिए दोस्तों वो अपने स्वयं के लिए वो गांधीवाद को मानते हैं, और समाज लोक के लिए समाजवाद की बातें कवि ने ग्रहण किए हैं और अपना चिंतन स्वतंत्र रखा है। अर्थात कि समाजवाद वो चाहते हैं कि समाजवाद हो, लेकिन स्वयं का जो है अपना आप को उन्होंने स्वतंत्र रखा है। इसका मतलब कि वो स्वयं को गांधीवादी व्यक्तित्व में मानते हैं। शहद चाटने वालों और गुलाब की रूह सूंघने वालों को चाहे इससे कुछ ना मिले, पर हमें तो उनके भीतर चराचर के साथ मनुष्य के संबंध की बड़ी प्यारी भावना मिलती है। बहुत ही सुंदर कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पंत जी की रचनाओं के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं दोस्तों परिवर्तन कविता का सारांश, जो कि हमारे सिलेबस में लगी हुई है, उसके बारे में हम आपको महत्वपूर्ण बातें बताए थे। परिवर्तन कविता की मानसिकता पर विचार करते हुए कवि ने स्वयं लिखा है कि जन्म के मधुर रूप में मृत्यु दिखाई देने लगी, तथा बसंत के कुसुमित आवरण के भीतर पतझड़ का अस्थिर अंतर खोलता, इधर जन्म लोचन मूर्ति, उधर मृत्यु क्षण क्षण। ये पंक्ति है दोस्तों इस काव्य से, परिवर्तन से। महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, छोटी छोटी मैं आपको बताता रहूँगा। कवि ने परिवर्तन के अत्यंत निष्ठुर, कठोर एवं दुर्वरणीय बताया है। इसमें
घिसता व्यक्ति निरंतर दुख व शोक से पीड़ित रहता है, लेकिन कवि ने परिवर्तन को मात्र इसी रूप में नहीं देखा, अपितु सृष्टि के एक सहज रूप में देखकर उसे सुंदर, सत्य और शिव भी सिद्ध बताया है। यानी कि जो पंत जी हैं दोस्तों वो शैव हैं और शिव जी की आराधना करते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी जी के अनुसार पल्लव और परिवर्तन कविता के विषय में लिखा है कि परिवर्तन में कवि की विशेषता यह है कि उसके दर्शन शास्त्र की सूक्ष्मता में भी काव्य का रस संचार कर दिया है और ज्ञान को भाव बना दिया है, काल को कला का स्पर्श दे दिया है। बहुत ही सुंदर कथन है दोस्तों ये परिवर्तन के लिए, कविता के लिए द्विवेदी जी का। और दूसरा कथन है, जहाँ आकर रण रंजित सौंदर्य सुधा कौशल अर्थ भाव बालकों की उन्मुक्ता रसी शशि वर्णन यौवन विस्तार का सुगध अनुमान समाप्त सा होता है और जीवन की यथार्थ स्थिति का कटु अनुभव प्रारंभ हो जाता है। अगला कथन है दोस्तों, इस कविता में भावों की प्रबलता न होकर विचारों की व्यवस्था प्रदान की गई है, लेकिन यह विचार कवि की अनुभूति का अंग बनकर ही काव्य रूप में व्यक्त हुआ है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण कथन है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों परिवर्तन कविता के लिए। और पुनः शांति प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि उनके उसमें परिवर्तन विश्व की करुण की अभिव्यक्ति इतनी वेदनाशील हो उठी है कि वह सहज भी सभी पक्षों को अपनी ही सहानुभूति में बांध लेना चाहती है। तो दोस्तों यह कथन है किसका? यह कथन शांति प्रसाद द्विवेदी जी का है। श्रृंगार की रागात्मकता, ध्वंस का विनाद, अस्थि और नास्तिक का भावुक विधान, यौवन और जरासी आंखें, मिचोली शांति और शांति खेल आदि का सब मिलकर इस कविता को विस्तृत तथा नव आयाम प्रदान करते हैं। ठीक है, अब और चलते हैं दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताएंगे। अब यह परिवर्तन के बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण बातें बताई। अब चलते हैं दोस्तों हम प्रथम रश्मि जो कविता है उसका सारांश यानी इस पर महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताते हैं। कविता में कवि ने सुबह की प्रथम रश्मि के रूप में प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक परिवर्तन का सटीक व मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। और कवि जिज्ञासा से प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम रश्मि के आने से पूर्व संपूर्ण संसार स्तब्ध, मूर्छित और सजीव निर्जीव मानो एकाकार थे, परंतु पहली किरण के आते ही उसमें चेतना कैसे जाग उठी। ठीक है, कवि को प्रकृति का यह परिवर्तन कौतूहल लगता है और उसे आश्चर्य होता है कि चिड़ियों को रवि के आने का कैसे पता चलता है। यानी कि दोस्तों बहुत ही कौतूहल वाली बात है और बड़ी सोचने वाली बात यहाँ पर कवि ने दी है कि चिड़ियों को कैसे पता चलता है कि रवि उदय हो गए हैं, सूर्य निकल आया है। कवि कहता है कि रात्रि में नाना प्रकार के जुगनू सोते हुए तरुण पल्लवों को चूस रहे थे और स्नेह रहित तारों के सम्मुख तक पल्लव बिल्कुल चेतनाहीन थे, परंतु अचानक ही किस प्रकार प्रथम रश्मि का स्पर्श पाते ही पेड़ों पर रहने वाली कोयलें कूक उठी। लेखक कहता है, हे अंतर्यामी, तुझे किसने बताया कि सुबह हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर प्रश्न के नुमा यह दोस्तों कविता लिखी है जो कि बहुत सुंदर है, बहुत मार्मिक है और बहुत ही बात इसमें दिखाई गई अच्छी। और यही कविता दोस्तों, इस कविता का सारांश है प्रथम रश्मि का, यानी कि सूरज की पहली किरण का। और अब आगे चलते दोस्तों, द्रुत झरो जग की जीर्ण पत्र, इस कविता का सारांश हम आपको बताएंगे। इस कविता में कविवर पंत जी ने परिवर्तन की मांग की है और अपनी इस कविता के माध्यम से पंत जी ने पुरातन रूढ़ियों को, परंपराओं और निष्क्रिय मान्यता को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। और उनका कहना है कि जिस वस्तु की उपयोगिता ना हो उसे नष्ट हो जाना चाहना ही स्वाभाविक है। पंत जी चाहते हैं कि पुरानी परंपराओं को नष्ट कर ऐसी नवीन परंपराएं आए जिसमें नवीन समाज के विकास में वृद्धि हो और उसको बल मिले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको ये कविता को सूक्ष्म रूप में बताया है। नेट की कई 5 पंत जी की जो तीनों जो कविताएं हमारे सिलेबस में लगी हैं उनको सूक्ष्म रूप में मुख्य पॉइंट बताते हैं। दोस्तों एग्जाम में मोस्टली महत्वपूर्ण पॉइंट ही और तथ्य ही पूछे जाते हैं, वो सत्य तथ्य सारे मैंने उजागर कर दिए हैं। फिर भी अगर आप उसको डीपली देखना चाहते हैं तो दोस्तों मेरी नेट की कई 5 लाइव क्लास के रूप में आपको प्ले लिस्ट में मेरी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर इसे आप पुनः देख सकते हैं जिसमें अच्छी डीपली समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, और कुछ जो लोग पेड क्लासेस चाहते हैं अगर हमारे हमसे, तो मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही और आप लोग हमारा चैनल तो देख ही रहे हैं, टेलीग्राम पर भी हमारा संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बताते रहेंगे और मिलते हैं फिर अगली वीडियो दोस्तों।
बस आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं फिर आगे।